गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप गर्मी की छुट्टी अच्छे से बिताए होंगे और इसमें पढ़ाई भी किए होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन। और बिलियन में कुछ क्लासें हो चुकी थी जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारा टॉपिक कवर किया था। बिलियन का प्रकार बिलियन के लिए राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है, डाल्टन का नियम। और आगे हमने पढ़ा था बिलियन के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म, जो 4 प्रकार का होता है। और उसमें हम एक बता चुके थे। कौन सा बताए थे? कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। शब्दों को बताए थे कि थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होना। क्या हो जाना? कमी हो जाना। और उन्नयन आगे मिलेगा तो उसका मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी बढ़ जाना। दो शब्द होता है, एक होता है उन्नयन और एक होता है अवनमन। तो यहाँ पे अवनमन है। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, क्या चीज में कम हो जाना? वाष्प दाब में क्या हो जाना? कम हो जाना। कैसा वाष्प दाब? अपेक्षिक। अब ये अपेक्षिक क्या होता है ये भी हमने बताया था, फिर से हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये परिभाषा है, याद रखिएगा। इसके लिए राउल्ट के नियम का पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम का अनुसार अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं, क्या होता है, कितना होता है। फॉर्मूला पूछता है, 5 मार्क्स का सवाल आता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि किस तरीका से ये आपका आया था, फॉर्मूला किस तरह से बना था, उसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है ना। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप एक क्या लीजिएगा? वाष्पशील विलायक लीजिएगा। क्या लीजिएगा? वाष्पशील विलायक। तो ये विलायक है और ये वाष्प में बदलते रहता है। ठीक है, तो ये जब वाष्प में बदलता है तो ये दाब लगाता है, नीचे की ओर दाब लगाता है। इसको वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। चूंकि ये शुद्ध अवस्था में है इसीलिए इसके ऊपर 0 और मान लीजिए ये बी लगा देते हैं। बिलियन का वो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो गया। ये नीचे की ओर सतह पर क्या लगाता है? दाब लगाता है। इसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। ठीक है, ये क्या था? तो विलायक था। ये क्या था? विलायक। जैसे जल, जल क्या होता है? खुद व खुद वाष्प में बदलते रहता है, तो ये वाष्पशील विलायक हो गया। अब इसके अंदर मिलाया जाएगा, ऐड किया जाएगा, मान लीजिए नमक, शुगर। ये जो होते हैं अवाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? अवाष्पशील। तो यहाँ पे कोई इस तरह से विलेय मिलाया जाए, विलेय मतलब जो घुल जाएगा, जो क्या हो, वाष्प में नहीं बदलता है। तो जब इसको इसके अंदर मिलाएंगे तो ये बिलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिलियन बनेगा। क्योंकि बिलियन में दो चीज होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पर जो वाष्प बनेगा और उसमें उसके द्वारा सतह पर लगाया गया जो दाब होगा, जो वाष्प बनता है तो सतह पर क्या लगाता है? दाब लगाता है। तो ये विलयन का दाब है, इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? पीटी, टोटल टोटल प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन सा हुआ? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब हो गया। विलयन है उसका वाष्प दाब है, विलेय है उसका वाष्प दाब पीबी 0 मान लिए। विलेय है, विलायक का हो गया, विलेय का 0 है। विलेय वाष्प में बदलता नहीं है तो वाष्प दाब उसका होगा नहीं। तो एक हो गया विलायक, एक हो गया विलयन हो गया। विलायक का वाष्प दाब ये और विलेय का दाब ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पर विलायक जो है वो वाष्प में बदलने वाला जल जैसे हो गया या और भी, है ना, तो वो क्या होता है? वाष्प में ज्यादा बन रहा था तो प्रेशर ज्यादा लग रहा था। ठीक है, लेकिन जब उसमें चीनी या नमक या इस तरह का कोई अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में नहीं बदले, वैसे पदार्थों को जब मिलाते हैं तो यहाँ वाष्प कम बनेगा। आप समझिए, यहाँ पर हम ज्यादा दिखा रहे हैं, ये ज्यादा वाष्प बन रहा है, यहाँ पर कम बन रहा है। तो जब वाष्प कम बनेगा तो दाब भी कम लगेगा। तो आप जाहिर सी बात है ये वाला वाष्प दाब कम होगा और ये ज्यादा होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ जो P0B होगा, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। किससे? विलयन के वाष्प दाब से। अब ये कितना कमी होगा? घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा P0B माइनस PT। ठीक है, ये वाष्प दाब में कमी हो गया। अब अपेक्षिक कब कहेंगे? जब इसकी तुलना करें, ये कमी हुआ
शुरू में कितना था, तो शुरू में कितना था P0B। ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है अपेक्षिक 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 वाष्प वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, यही आपका हो गया अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। एक नंबर लेके समझते हैं। मान लीजिए ये हम मान लेते हैं 12 एटीएम का, है ना, समझने के लिए बता रहे हैं कि जो शुद्ध अवस्था का विलायक था जैसे जल था उसका वाष्प दाब मान लीजिए 12 एटीएम समझने के लिए। और जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो विलियन जब बनेगा तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो पहले 12 था तो अब कम होगा, तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा 8 एटीएम, समझने के लिए नंबर लिया गया है। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाइएगा 12 में से 8 तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय शुरू में कितना था तो 12 था। ये जो आप टर्म लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं, तो 12 में से 8 घटाए हैं और शुरू में कितना था 12 था, वही चीज यहाँ इस तरह से लिखा गया है। तो ये जो टर्म आया है 4/12, या यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाला टर्म दिख रहा है, ये जो टर्म है इसी को कहा जाता है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये किसके बराबर होता है, तो राउल्ट ने बताया कि ये किसके बराबर होगा, तो राउल्ट ने बताया ये मोललता के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोललता के बराबर होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के। राउल्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, अभी अभी हमने बताया था लिखकर, वो किसके बराबर होता है, तो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अब इसका फॉर्मूला आप देखिएगा तो वही फॉर्मूला बनकर आया है जो यहाँ लिखा गया है। देखिए इसको बट्टा में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा P0B माइनस PT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0B। ये किसके बराबर होगा, मूल अंश विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। यही राउल्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक टर्म आता है जिसको I से डिनोट करते हैं और लिखा जाता है I, और उसको कहते हैं वांट ऑफ गुणनांक। क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणनांक। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वांट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, और ये बनाना बड़ी आसान है, कैसे निकाला जाता है यहीं तक पिछले क्लास में हमने बताया था, और बताया था कि आई के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा, जिसको कहा जाता है वांट ऑफ गुणनांक। क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणनांक। वांट ऑफ गुणनांक किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या कैसे बनाते हैं पहले ये समझते हैं कि किस तरह से वांट ऑफ गुणनांक किसी भी विलेय का निकाला जाता है, विलेय का। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl लवण है, ये टूटता है, तो आपको पता है किस तरह से टूटता है, जब जल में डाला जाता है तो ये आयन में बदलते हैं Na+ और किस रूप में Cl-। तो इसमें आयनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इस स्थिति में आई का जो वैल्यू लिखिएगा 1 प्लस क्या लिखिएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपको KCl पूछा जाए कि KCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आप समझ सकते हैं ये कैसे टूटेगा, K+ और क्या टूटेगा Cl-। आई का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हर बार इस तरह से तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए CaCl2 है, इसको आप तोड़ेंगे तो जानते होंगे कैसे टूटता है, तो ये हो जाता है Ca+Ca2++ और क्या हो जाता है Cl-2 हो जाता है। कैसे टूटता है, आप अगर टूटना नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, मान लीजिए कोई A है और उसके नीचे X लिखा हुआ है, B है और उसके नीचे Y लिखा हुआ है, इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़िएगा, देखिए तो पहले A लिख दिया जाता है और ये जो नंबर होता है ये सामने चला जाता है, तो ये X यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और जो B है उसका जो स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ये जो नंबर है ये इसको ऊपर चला जाता है, तो ये Y हो जाएगा और प्लस दे दीजिएगा, फिर प्लस। अब B लिखते हैं तो B लिख दिया जाएगा। ठीक है, B लिखा जाएगा, B लिखने के बाद क्या किया जाएगा, B लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसके जो खुद का नंबर है वो सामने जाएगा, और जो A के आगे स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ऊपर जाएगा और माइनस लिख देंगे। यही तरीका है
इस तरीका से ये तोड़ा जाता है किसी भी आयन को। हमने वही तरीका अपनाया है। जैसे मान लीजिए यहाँ कैल्शियम है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2। अब इसको तोड़ेंगे तो हमने क्या बताया था कि कैल्शियम लिख दीजिएगा, लिख दिया गया। कैल्शियम के आगे कितना नंबर है, 1 है तो वो यहाँ आएगा। क्लोरीन का जो 2 है वो इसके ऊपर जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, प्लस। अब क्लोरीन लिख देंगे, क्लोरीन क्लोरीन का खुद का नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो वो यहाँ चला जाएगा। कैल्शियम का 1 है तो वो यहाँ जाएगा और माइनस हो जाएगा। 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 नहीं लिखा गया है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो कैसे तोड़ा जाता है आप समझ गए। बस यही है नंबर, अगर आपको समझ में आ रहा है ये नंबर, इसी को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो कहिएगा सर इसका आई निकालना हो तो यहाँ 1 है, प्लस यहाँ कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हर बार इस तरह से तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ का नंबर को देख लीजिएगा और उस स्थिति में आप क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। तो कैसे काउंट कीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है, मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको और बताते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपसे पूछा जाए कि के ओ एच के बताइए, के ओ एच का, के ओ एच ऐसे ब्रैकेट में होता है, इसका आई निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, आई कैसे निकालिएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरह से बनाना सीख लीजिएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए सी एस सी एल का बताइए कितना होगा, तो सी एस एक साथ रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है किस तरीका से निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए NaOH का पूछा जाए, ठीक है, NaOH का आई बताइए कितना होगा, तो आप कहिएगा सर OH को ब्रैकेट में रखा जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो नंबर 1, यहाँ 1, 1, 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीका से आप क्या कीजिएगा, तोड़िएगा। NO3 ब्रैकेट में होता है, जैसे पूछा जाए HNO3, तो ये हमेशा ब्रैकेट में होता है, अगर नहीं भी रहता है तो आप इसको ब्रैकेट देके समझिएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 1 मिलके कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए H2SO4 का बताइए कितना होगा, कोई पूछेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिए ये ब्रैकेट में रहता है, SO4 किस में रहता है, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी में नहीं लिखते हैं। अब बताइए यहाँ पे नंबर 2 है और ये SO4 के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। अगला बताइए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए KNO3 का, KNO3 का आई का वैल्यू कितना होगा, तो आप इस तरह से जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर 3, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो आपका आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले NO3 क्या रहता है, ब्रैकेट के अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे HNO2 का पूछेगा, आई वैल्यू कितना होगा, ठीक है, नाइट्रेट एसिड, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1, 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई जो हम बता रहे हैं ये आपको हर साल ऑब्जेक्टिव में 1-2 आता है, पूछा जाता है वांट ऑफ गुणनांक कितना होता है HNO2 का, KNO3 का, इस तरीका से आपसे पूछा जाएगा। K2SO4 का कितना हो जाएगा, कोई पूछे K2SO4 का आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहिएगा कि सर SO4 को पहले ब्रैकेट लगाइए, अब हम बताएंगे कितना होगा। तो यहाँ पर 2 है और इस ब्रैकेट के बगल में कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा, 3, तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा, 3, 1 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या आई निकालने आ गया सभी को, आई का वैल्यू। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एसोसिएट होता है, कभी कभी डिसोसिएट भी होता है, कभी कभी जुड़ता है, कभी कभी टूटता है। जैसे मान लीजिए आपको H+ है ना, और इसको Cl- से जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा क्या, HCl। इस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि I का वैल्यू कितना होगा। दो चीजें होती है, या तो टूटेगा या तो जुटेगा। ठीक है ना, I का वैल्यू या तो टूटेगा या तो जुटेगा, दोनों ही स्थिति में याद रखिएगा। ठीक है, इस स्थिति में याद रखिएगा। अगर डिसोसिएशन होता है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटता है। अगर कोई आयन है, आयनिक यौगिक है, जैसे मान लीजिए लवण है, ठीक है, अम्ल है, कोई चीज जो आयन में टूटता है, जब आयन में टूटकर आयन में बनता है, तो ऐसे केस में आई का वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रखिए, सब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कि किसी आयन का जो वियोजन होता है
टूटता है उसका आई का वैल्यू कितना होता है, तो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। सगुणन यानी एसोसिएशन की स्थिति में जब दो गो आयन आपस में जुड़ते हैं उस स्थिति में आई का वैल्यू कितना होता है, 1 से छोटा होता है, 1 से कम यानी दशमलव में होता है। और सामान्यतः स्थिति में जब ऐसा भी कोई यौगिक होगा जो ना तो प्लस माइनस में टूटता है यानी आयन में नहीं टूटता है और ना जुटता है, उस स्थिति में आई का वैल्यू यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 3 चीजें हमने बताया। अगर कोई टूटते हुए नजर आएगा आयन में तो आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जुटते हुए नजर आएगा आई का वैल्यू 1 से कम होगा, और वैसा यौगिक जो ना तो आयन में टूटते हैं और ना जुटते हैं तो उसके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे कौन कौन होते हैं जिसका आई का वैल्यू 1 हो, तो आई का वैल्यू 1 हो इसके लिए आप याद रखिए कुछ नाम है, जैसे बार बार आपके एग्जाम में आएगा यूरिया, यूरिया आयन में नहीं टूटता है। ग्लूकोज याद रखिएगा, ग्लूकोज होता है ये भी नहीं टूटता है। शुगर, शुगर लिखा रहेगा कोई भी इस तरीका से, ठीक है, आयन में नहीं टूटता है। तो ये जब भी एग्जाम में रहेगा उस स्थिति में आप न्यूमेरिकल्स जब बनाए तो आई का वैल्यू कितना लिखिएगा, 1 लिखिएगा। तो आई का वैल्यू समझ गए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा हुआ था आयन का वैल्यू, आई का वैल्यू निकालने के लिए पूछा था वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कितना होता है ये पूछता है। हमने अलग अलग तरह का सवाल बताया, कैसे टूटता है आयन ये भी बताया, कि कोई भी आयनिक यौगिक को कैसे तोड़ा जाता है ये, और जुटना भी होगा तो इसका उल्टा रिवर्स कर दीजिएगा तो वो जुड़ना कहलाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हमने आपको बताया, जो कि आपने राउल्ट का नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म का जो पहला आपने टर्म देखा था जिसमें आपका आया था अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, और उसके जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में एक आया था टर्म जिसको कहा जाता है आई। बाकी सबसे आप परिचित है, ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये मोल अंश है बिले का है, और ये जो आई था इसी की चर्चा हम कर रहे थे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। ये अब आपका आप समझिए इससे कैसे पूछा जाता है, निम्न में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ऐसे भी सवाल आएगा, निम्न में किसका वांट ऑफ फैक्टर अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अधिक होगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है ये भी आपको हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि 2 सवाल देगा, एक दे देगा HCl और एक दे देगा H2SO4, ठीक है। हम दो ही को लेके समझते हैं कि क्या सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। कहेगा कि निम्न में से किसका अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ज्यादा होगा। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का सूत्र जो था वो ये वाला था, तो क्या ये बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला में आया था XIXA आया था, तो बाकी सब टर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेन किससे रिलेटेड है, वांट ऑफ फैक्टर से, किससे, वांट ऑफ फैक्टर से। जिसका वांट ऑफ गुणांक ज्यादा होगा उसका अपने आप अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप चेक करते हैं इसका आई कितना होता है, इसका आई कितना होता है, तो हमने बताया था कि यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो मिल के कितना हो जाएगा 2। और इसके केस में इसको ब्रैकेट में जब लिखिएगा तो इसका आई का वैल्यू 2 प्लस यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 3। जाहिर सी बात है कि जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आई का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है और HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि सर इसका अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ज्यादा होगा, क्योंकि ये सीधे समानुपाती है किसके, आई का। जिसका आई का वैल्यू ज्यादा उसका ये वाला टर्म भी क्या होगा, ज्यादा। ये जो टर्म लिखा गया है ये क्या है, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है। आगे भी जो आपको बताएंगे क्वथनांक में उन्नयन, उसमें भी आपको इसी तरीका से मिलेगा देखने को, अपेक्षिक आई का वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये था पहला टर्म जिसको हमने बताया था। अब आता है दूसरा, जो कि अनुसंख्यक गुण धर्म का जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं, टोटल 4 है जिसमें से 2 दूसरा हम पढ़ा रहे हैं, क्वथनांक में क्या उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब होता है, क्वथनांक का क्या मतलब होता है, एक बार और समझते हैं हम लोग डायग्राम से कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले समझिए बॉइलिंग पॉइंट, आप बहुत बार ये यूज किए होंगे कि बॉयल करके लाइए, बॉयल करके लाइए। क्या होता है बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, ये हम समझते हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गर्म जब करना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या बनेगा,
वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? ये वाष्प में बदलना शुरू होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? वेपर में बदलना शुरू होगा। ये एक कोई द्रव है जिसको हम गर्म कर रहे हैं। जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या चीज में बदलेगा? वाष्प में बदलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो वाष्प है, वेपर है, ये शुरू में क्या था? लिक्विड था। तो लिक्विड जब गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। अब जब वाष्प बनता है तो जाते जाते वो क्या करता है? वो ऐसे केहुनिया देता है। आपको बताए थे, दो दोस्त का कहानी बताए थे कि दो दोस्त जब बैठे रहते हैं और किसी एक दोस्त को कोई बुलाते हैं तो जाते जाते वो दोस्त को कुछ ना कुछ करके जाएगा, या तो चींटी काट लेगा, नहीं तो दबा देगा। तो वही चीज है, ये पहले शुरू में क्या था? ये द्रव हुआ करता था। गर्म करने की वजह से क्या चीज में बदल गया? वाष्प में। तो जैसे ये वाष्प में बदलेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो जाते जाते ये सतह पर, जो सबसे ऊपरी सतह होता है द्रव का, वहां पर ये क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। दाब मतलब प्रेशर लगाएगा। ये क्या है? ये दाब है, ठीक है ना। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। इस दाब को हम नाम देंगे क्या? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। क्या नाम देंगे? वेपर प्रेशर। अब प्रेशर तो आप समझ रहे होंगे, प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है? गैस के द्वारा, यानी वाष्प के द्वारा। और ये जो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, इसमें अलग अलग गैस है। एक दिन बताए थे सबसे ज्यादा गैस कौन होता है? 78% कौन होता है? तो नाइट्रोजन गैस होता है। 21% कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ये हमने बताया था, चर्चा किया था। तो ये जो गैस है ये भी हमें दबाते रहते हैं, दाब लगाते रहते हैं। तो इसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं, मंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। कितना होता है? तो ये माना जाता है कि ये 1 एटीएम होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा लगाया गया दाब को हम क्या मानते हैं? 1 एटीएम, और इसको कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब। ये वायु के द्वारा लगाया गया, ठीक है, यहां तक समझ गए। यानी अभी जो यहाँ हवा है, आपके भी पास जो हवा है वो हमारे शरीर को दबा रहा है, एयर जो है प्रेशर लगा रहा है। उस प्रेशर का नाम क्या होगा? वायुमंडलीय दाब। कितना वैल्यू होगा? तो 1 एटीएम होगा। कितना होगा? 1 एटीएम। उसका एग्जैक्ट वैल्यू आप पढ़े होंगे, अभी वर्तमान में याद रखिए 1 एटीएम होता है, ठीक है। अब ये जो द्रव को हम गर्म कर रहे हैं, ये ऊपर वाष्प बन रहा है, तो ये भी नीचे की ओर क्या लगा रहा है? दाब। इस दाब का क्या नाम दिया गया है? वाष्प दाब। क्या नाम है? वाष्प दाब, ठीक है ना। ये जैसे जैसे गर्म करेंगे, जैसे जैसे लिक्विड को आग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे वेपर ज्यादा बनेगा, वाष्प ज्यादा बनेगा, तो दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। कौन सा दाब बढ़ेगा? वाष्प दाब बढ़ेगा। अब बढ़ते 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 क्या हो जाए? ये जो वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाए? एक वायुमंडलीय दाब, 1 एटीएम का। कितना? जितना अभी जो हवा हमें दबा रहा है, इतना दाब अगर यहां लगना शुरू हो जाएगा तो ये जो लिक्विड है ये उबलना शुरू हो जाएगा। उबलना मतलब खौलना शुरू हो जाएगा, है ना, बॉयल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गए? एक बार और, ये वायु के द्वारा लगाया गया दाब हमेशा 1 एटीएम माना जाता है। अभी जो हमको वायु दबा रहा होगा 1 एटीएम प्रेशर लगा रहा होगा। किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो वहां भी सतह पर दाब लगता है, वाष्प दाब। ये भी जैसे जैसे तेज आग देंगे, गर्म करेंगे, वैसे वैसे दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जिस समय ये कितना हो जाएगा? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी अभी जितना हवा हमको दबा रहा है इतना ही अगर यहाँ भी दाब लगने लगे, तो ये जो लिक्विड है ये क्या हो जाएगा? खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक है ना, बॉयल करने लगेगा। तब उस समय जो यहाँ टेम्परेचर होगा, यहाँ का जो ताप होगा, उस ताप को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे, या बॉइलिंग टेम्परेचर, या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बीपी कहेंगे। बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। कब कहेंगे? जब यहाँ का प्रेशर यानी वाष्प दाब का मान कितना हो जाए? 1 एटीएम हो जाए। उस स्थिति में जो ताप होगा उसको कहा जाता है क्या? क्वथनांक कहते हैं, या इंग्लिश में उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि जल का
बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस आप सुने होंगे। मतलब जिस समय यहाँ का तापमान कितना हो जाएगा, किसी जल का, जल के बारे में बताया जा रहा है, पानी के बारे में, 100 डिग्री टेम्परेचर जब आप दीजिएगा ना, तो ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वाष्प दाब कितना हो जाता है? 1 एटीएम हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई लिक्विड, कोई भी लिक्विड उबलना शुरू हो जाएगा, तो हम एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 एटीएम। 1 एटीएम से कम प्रेशर होगा तो ये जो द्रव होगा ये उबलेगा नहीं, खौलेगा नहीं। ठीक है, बस एक चीज हम लोग को याद है कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस है। यहां तक समझ गए? ये शुद्ध जल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इतना सारा चीज समझाने का मतलब सिंपल सी है कि हम एक नए टर्म से परिचित हो रहे हैं जिसका नाम है क्या? क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो एक्चुअली में क्वथनांक जो होता है ये एक तापमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ताप को कहता है। और वो जो ताप होता है वो कौन सा ताप होता है? तो वो जो ताप होगा वो कौन सा होगा? जिस पर 1 एटीएम का क्या लग जाए? दाब लग जाए। ठीक है ना? याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं क्वथनांक का, जब भी हम बात करते हैं क्वथनांक का, तो याद रखिएगा दाब कितना होगा? 1 एटीएम होगा। ठीक है, अगर हम कहें जल के बारे में कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जल क्या हो जाएगा? उबलेगा। और प्रेशर कितना होगा? 1 एटीएम होगा। ठीक है, तो उबलने के लिए प्रेशर 1 एटीएम और जितना तापमान दिया जाएगा उसको कहा जाता है क्वथनांक। अब आते हैं हम लोग आगे का टर्म समझते हैं जो आपको बताया जा रहा है। दूसरा नंबर जो टर्म लिखा गया है विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म, उसमें लिखा गया है क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन, ठीक है ना? क्वथनांक में क्या था? उन्नयन। ठीक है, उन्नयन का मतलब अभी थोड़ा देर पहले आपको शुरू में ही बताए थे कि बढ़ जाना। उन्नयन का मतलब क्या हो जाता है? बढ़ जाना। ठीक है ना? बढ़ जाना। जब कोई चीज बढ़ जाता है तो उसको केमिस्ट्री में हम लोग आम भाषा में क्या बोलेंगे? उन्नयन। और क्वथनांक तो अभी अभी हम बताए थे कि एक ताप होता है, जिस ताप पर कोई जल या कोई लिक्विड उबलने लगता है और उस वक्त प्रेशर कितना हो जाता है? 1 एटीएम हो जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन जब कहते हैं, इसका मतलब ताप में क्या हो जाएगा? बढ़ जाना। ताप कैसे बढ़ जाएगा? तो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, बार बार एक विलायक लेते हैं जो वाष्पशील है। ये क्या है? वाष्पशील विलायक है। विलायक क्या है? वाष्पशील है, यानी वह वाष्प में बदलते रहता है। ठीक है ना? अब हम उदाहरण के लिए जल ले लेते हैं। तो जल का हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है शुद्ध जल का। ठीक है ना? जैसे इसको गर्म करेंगे जल को, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये उबलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें हम मिलाते हैं क्या? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय का मतलब आपको बता चुके हैं, जो खुद वाष्प में नहीं बदलता है। जैसे इसमें मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन। ठीक है ना? ये क्या बन जाएगा? विलयन। ठीक है, तो जब ये शुद्ध जल था तो ये ऊपर वाष्प बन रहा था, तो नीचे दाब भी लगा रहा था, जिसको हम बोल रहे थे कौन सा दाब? वाष्प दाब। ठीक है ना? जैसे इसको 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो ये कितने एटीएम का हो जाएगा? 1 एटीएम का। और ये क्या हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये कब की बात है? जब इस जल में कुछ भी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, वाष्प दाब कितना हो जाएगा? 1 एटीएम। और ये पानी क्या हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब आते हैं, जब इसमें चीनी मिला दें, नमक मिला दें, कुछ ऐसा जो वाष्प में ना बदले, ऐसा चीज इसके अंदर मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? ये इसको वाष्प बनने से रोकेगा। वो ऐसे रोक देगा, समझाएगा कि बुर्बक हुआ है, ऐसे समझाएगा कि बुर्बक मत बनो, उड़ के चल जाओगे, ऊपर चल जाओगे, है तो मत जाओ, गैस मत बनो, वाष्प मत बनो। कौन मना करेगा इसको?
तो ये जो अवाष्पशील विलेय है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये क्या करेगा, तो ये जो जल है इसको वाष्प बनने से रोकेगा। तो रोकेगा तो क्या होगा, वाष्प कम बनेगा। वाष्प कम बनेगा तो दाब भी क्या लगेगा, कम दाब लगेगा। ठीक है, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। तो 1 एटीएम नहीं होगा। कब, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तब। इसमें क्या है, तो इसमें जल और क्या है, नमक है मान लीजिए, ठीक है, चीनी है। इस तरह का चीजों को जब हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि शुद्ध जल उबल रहा था, तो नमक वाला पानी नहीं उबलेगा। क्यों नहीं उबलेगा, क्योंकि वाष्प कम बनेगा तो दाब कम लगेगा। दाब कम होगा मतलब 1 एटीएम नहीं होगा। उस स्थिति में इसको और गर्म करना पड़ेगा, यानी यहां पर ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है 110 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, मान लीजिए। ठीक है, समझने के लिए, पहले 100 डिग्री सेल्सियस में जल उबल रहा था, लेकिन जब इसमें चीनी मिलाए अवाष्पशील, तो 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, क्योंकि वाष्प दाब में कमी होगा, तो वाष्प दाब कम होगा, नहीं उबलेगा। जब तक 1 एटीएम नहीं होगा तब तक कोई भी लिक्विड नहीं उबलता है। तो यहां पर हम इसका तापमान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ताप को बढ़ाकर अब कितना कर देते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस। तब देखा जाता है कि यहाँ का वाष्प दाब कितना हो रहा है, 1 एटीएम। ये जो नंबर लिखे ये मान लीजिए ऐसा। तो 1 एटीएम कब हो रहा था, 110 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि शुद्ध जल का क्या कहानी था, शुद्ध जल भी का क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प दाब 1 एटीएम हो जा रहा था, शुद्ध जल उबलने लगता था। लेकिन जब इसमें नमक मिलाए तो ये देखा गया कि इसका ताप बढ़ाना पड़ा। बढ़ा के मान लीजिए कि हम 110 डिग्री सेल्सियस किए, तब इसका वाष्प दाब कितना हुआ, 1 एटीएम हुआ। ये जो आपने देखा 1 एटीएम हुआ 110 डिग्री पर, इसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी को तो हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। पहले 100 था, अब 110 हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी हो गया। इसीलिए कहा गया है क्वथनांक में क्या, उन्नयन। क्या क्या चीज में, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कब होता है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो बढ़ता है उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। जब अवाष्पशील विलेय को, देखिए याद रखिए ये अवाष्पशील है, वाष्पशील विलायक जैसे जल हो गया, ठीक है, जैसे ये नमक हो गया, ये जल हो गया, में मिलाया जाता है, तब विलयन का क्या होता है, तो विलयन का क्वथनांक यानी जो टेम्परेचर था वो बढ़ जाता था। ठीक है, क्वथनांक में बढ़ोतरी जितना से होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब बढ़ जाना। ठीक है, इसके लिए भी राउल्ट ने एक नियम लिखा था कि क्वथनांक में जो बढ़ोतरी होता है वो सीधे समानुपाती होता है मोललता का। ठीक है, सीधे समानुपाती होता है मोललता का। किसके, मोललता का। याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए कि क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, तो मोललता का होता है। ठीक है ना। या दूसरे शब्दों में विलायक में आप जितने अधिक विलेय के कण यानी मोल मिलाएंगे, उबलने का जो तापमान है उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा नमक मिला दीजिएगा उतना और देर तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उबलेगा। जैसे अगर हम दूध गर्म करते हैं तो, या खीर बनाने के लिए, या कोई लिक्विड जैसे पानी गर्म करते हैं, तो आप पानी जब गर्म करेंगे ना तो नॉर्मल पानी जल्दी उबल जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर चावल डाल दीजिए, दाल चावल या कुछ नमक, है ना, चावल का ज्यादा अच्छा है, चावल डालकर फिर उतना ही पानी उबाल कर देखिएगा तो उबलेगा नहीं। बार बार ढक्कन हटाकर देखना पड़ता है कि उबल नहीं रहा है, फिर अब गैस को देखते हैं कि कम जल रहा है का। ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, हमने आपको समझाया कि जब किसी वाष्पशील विलेय में, विलायक में अवाष्पशील चीज मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो उबलेगा नहीं। ठीक है ना। तो अब वही है, टीबी विलायक के क्वथनांक को मान लेते हैं और टीबी डैश विलयन का। हमने बताया था कि जो विलेय होता है, जो विलायक होता है, इसका जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा वो टीबी मान लेते हैं, और अवाष्पशील विलेय मिलाकर और जब विलयन मिलाते हैं तो उसको हम क्या मान लेते हैं, टीबी डैश। ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये अकेला था, ज्यादा वाष्प बन रहा था। चीनी नमक चावल दाल मिला देंगे तो ये इसको रोकेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। कितना ज्यादा होगा, घटा दीजिए, तो टीबी माइनस क्या कर देंगे, टीबी डैश। यही तो बढ़ोतरी हुआ है, यही तो बढ़ा है। हमने जल का माना था 100 डिग्री सेल्सियस,
इसको माने थे 110 डिग्री सेल्सियस, घटाएंगे, सॉरी ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ठीक है, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप अवाष्पशील चीज मिलाएंगे तो इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा ये कम, जितना घटेगा, जितना घटाइएगा वही इसका बढ़ोतरी होगा, उसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन, इसको डेल्टा टीवी टीवी से भी सूचित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो राउल्ट के अनुसार किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। जब अनुपातिक चिन्ह हटाते हैं, जब अनुपातिक चीज हटाते हैं तो यहाँ एक स्थिरांक गुना करना पड़ता है केबी, जिसको कहा जाता है मोलल उन्नयन क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी फिर से क्या आ गया, आई का वैल्यू आ गया, आई वही है जो थोड़ा देर पहले हमने समझाया था। तो क्वथनांक में उन्नयन का जो सूत्र होता है वो याद कर लीजिएगा, डेल्टा टीबी बराबर होता है आई के बी एम होता है, जहां एम का मतलब मोललता होता है, आई का मतलब वांडा फैक्टर होता है, और केबी का जो मतलब होता है वो मोलल उन्नयन क्वथनांक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीखा, आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे, वांडा फैक्टर को इससे भी डिफाइन करेंगे कि किस तरह से इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सवाल। और 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का तो यही डायरेक्ट पूछेगा क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम लिखें, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार रोक कर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।